आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिक्षमता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो खासकर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के अनुसार है। वैसे तो वो शिक्षण अभिक्षमता एक बहुत बड़ा टॉपिक से, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से ना देखकर यूजीसी नेट के हिसाब से देखें, क्योंकि इसमें आपके जो शिक्षण के जो तरीके हैं इत्यादि या सहायक सामग्री है, ये कुछ नहीं दिया गया है। से इसमें शिक्षण क्या है, वो शिक्षण के तात्पर्य और उसकी विधियाँ और वो 3-4 टॉपिक दिए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने 50-55 क्वेश्चन अलग से किए हैं। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आपके यूजीसी नेट में भी बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाले हैं, जो भी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो चलते हैं और थोड़ा सा हम विस्तार से भी बात करेंगे। इस 50 से 60 क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। पहले है क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा में शिक्षक संदेश या शब्दों के रूप में संदेश भेजता है, छात्र वास्तव में क्या है? यह एक तरह का क्या है, आपसे पूछा गया संचार से है, क्लास संचार से। यानी कि जब कोई संदेश भेजता है उसको क्या बोलते हैं संचार में, तो उसको बोलते हैं इनकोडर, और जो प्राप्त करता है उसको बोलते हैं डिकोडर। तो यहाँ पर यही बात हुई है। तो इसमें इनकोडर दिया है, डिकोडर दिया है, एगिटेशन दिया है और प्रोपोगेटर दिया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि जो भेजने वाला होता है वो इनकोडर होता है। तो जो इसमें अध्यापक है वो इनकोडर है और छात्र जो है डिकोडर है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको भी दिखाई दे। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन, यानी कि एक जो है ऐसे दार्शनिक हुए हैं, शिक्षक को क्या बोला है, मित्र है, दार्शनिक और मार्गदर्शन, वाक्य द्वारा महिमा की गई है, क्योंकि उसे समाज के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, इसलिए कहा गया है। वह छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है, इसलिए वह समाज का महान सुधारक है। वह एक महान देशभक्त है। तो वह छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्य को प्रसारित करता है, इसलिए जो है शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में माना गया है? थोड़ा सा मैं इसकी रोशनी तेज कर लेता हूँ क्योंकि कम हो रही है। यानी कि शिक्षा के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में माना गया? अंत व्यक्तिगत संबंध में, विषय के ज्ञान पर आदेश की कमी, मौखिक क्षमता, छात्रों की सख्त हैंडलिंग। तो शिक्षक के बारे में बताया गया कि जो शिक्षक है, टीचर है, उसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण। तो किसी भी टीचर की विफलता का कारण क्या होता है? जब उसे विषय में ज्ञान नहीं होता या उस विषय के आदेश की कमी होती ज्ञान की, तो इसलिए माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है किस प्रकार? प्राधिकरण का एक आंकड़ा बनाकर? नहीं, इस तरह नहीं कर सकता। ज्ञान और कौशल का साथ छात्रों को प्रभावित करना, मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है, छात्रों के लिए एक दोस्त बनकर। तो जब एक छात्र के साथ अगर शिक्षक को अच्छा तालमेल बैठाना है, तो सबसे पहले एक शिक्षक के अंदर ज्ञान होना चाहिए और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित कर सकता है। ज्ञान और ज्ञान के साथ कौशल, और कौशल टीचिंग में एक नहीं है, बहुत सारे कौशल हैं। आपको लिखने का कौशल, आपको लेक्चर देने का, आपको ब्लैक बोर्ड यूज करने का कौशल, आपको बात करने का कौशल, आपको क्लास मैनेजमेंट करने का कौशल, आपको अपना सिलेबस को किस प्रकार पढ़ाना उसका कौशल, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो होनी जरूरी है। प्रश्न नंबर 5, शिक्षक एक शक्तिशाली साधन है सामाजिक परिवर्तन का, व्यक्तिगत परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, उपरोक्त सभी। तो भाई शिक्षा तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, संस्कृति के लिए।
तो इसका डी ऑप्शन सही है। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, संसाधनपूर्ण और निष्कुश नहीं हो, एक अच्छा टीचर हो सकता। संसाधन और भागीदारी, ये हो सकता है। संसाधन और अधिकारिक आधिकारिक वाला भी एक मैटर माइनस में चला जाता है। संसाधन और प्रमुख, प्रमुख भी होता है तो प्रमुख एक हेड बन के रह जाता है। तो संसाधन और भागीदारी होनी चाहिए, एक शिक्षक अच्छा वो ही हो सकता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का सबसे अच्छा तरीका है? जो यहाँ पर 4 दी उसमें पूछा गया, ये व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्न उत्तर विधि। देखो व्याख्यान विधि क्या है, एक टीचर सेंटर्ड है या अध्यापक केंद्रित है। चर्चा विधि वैसे दोनों मिश्रित है, छात्र केंद्रित भी है और अध्यापक। और प्रदर्शन विधि ये वैसे तो ज़्यादातर क्या होती है, छात्र केंद्रित ना होकर अध्यापक केंद्रित है। लेकिन प्रदर्शन विधि में क्या, जब हम चीज़ों को दिखाते हैं फिजिकली तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इसमें समझ में आता है, चर्चा करने में। लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन में। तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 8, कक्षा शिक्षण में सफल संचार है। परिपत्र, परिपत्र नहीं हो सकता, जिसे आपको पता है परिपत्र क्या, कोई सर्कुलर निकाल दिया गया, क्या आपके एग्जाम तब से होगा। पारस्परिक, दिशात्मक, दिशात्मक होता आपको डायरेक्शन दे दिए। प्रभावशाली, कोई आपको प्रभाव डाल दिया, ये चीज़ होना ही होना है कि यूनिफॉर्म आप सभी बच्चे पहन के आएंगे, बिना आई कार्ड के नहीं आएंगे, आपका शौक ये होगा। तो पारस्परिक, तो इसमें सही संचार एक पारस्परिक संचार होता है। प्रश्न नंबर 9, अनुदेशन के दौरान शिक्षक और छात्र दोनों में नियंत्रण प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए निम्न आकलन करता है। प्लेसमेंट मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदात्मक मूल्यांकन, योगात्मक। तो देखो अनुदेशन, मान लिया अनुदेशन मतलब क्लास चल रही है और शिक्षक और छात्रों में नियंत्रण प्रतिक्रिया हो या उसका पता चले, तो कौन सा है? प्लेसमेंट। तो टेस्ट कौन सा होता है, कोई छात्र नए स्कूल में आया, उसकी पोजीशन देखी, उसका पिछला ज्ञान देखा और उस हिसाब से उसका क्लास में प्लेसमेंट कर दिया। रचनात्मक, फॉर्मेटिव, जैसे कि आपको पता है फॉर्मेटिव में क्या होता है, यही इसका सही आंसर होगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ हम टेस्ट लेते रहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक शिक्षण विधि को कम कर दिया गया है? मैक्रो शिक्षण को, टीम शिक्षण को, कोऑपरेशन विभाग शिक्षण को, या सूक्ष्म शिक्षण को? तो दोस्तों आजकल सूक्ष्म शिक्षण को कम कर दिया गया। वैसे सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जब कोई नए टीचर भर्ती होते हैं तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इसका प्रयोग होता है और इससे क्या है, उनके नॉलेज बढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाना, कैसे क्लास रखना, कैसे क्लास को मैनेजमेंट करना, कैसे सब्जेक्ट को बना के रखना है, किस प्रकार आपको पढ़ाना। तो इसको अभी कम कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 11, छात्र के अधिकतम आत्मबोध के लिए एक शिक्षक का प्रमुख योगदान किसके माध्यम से प्रभावित हो सकता है, होता है? यानी कि जब एक छात्र है, स्टूडेंट है, अधिकतम आत्मबोध के लिए शिक्षक का प्रमुख योग, कौन सा शिक्षक का यहाँ पर योगदान पूछा? छात्रों की आवश्यकताओं की नियंत्रण पूर्ति करता है वह हो सकता है, या क्लासरूम गतिविधियों को सख्त नियंत्रण में रखता है कि क्लास में कोई शोर न करे, क्लास के बीच में कोई उठ के नहीं जाए। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता। तो सबसे बेस्ट तो यही है, जो टीचर छात्रों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं और उनके उद्देश्य के प्रति संवेदनशील है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। शैक्षणिक मानकों का सख्त ये भी नहीं, तो सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 12, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? यानी एक टीचर जब कक्षा में अपना जो है संप्रेषण बातचीत कर रहा है, अपना पाठ योजना पढ़ा रहा है, तो सिद्धांत क्या? इंफोटेनमेंट्स, एजुटेनमेंट्स, इंटरटेनमेंट्स, पावर
कन्वेशन। तो इसको बोलते हैं एजुटेटमेंट, यानी कि एजुकेशन भी देना है और उसको एंटरटेनमेंट यानी कि एक तरह से रुचिकर भी बनाना है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर, शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। ये क्वेश्चन जो है आपकी किससे है, विधियों से है। लेक्चर मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, या इंडक्टिव मेथड से, या टेक्स्ट बुक में है। तो इसमें इंडक्टिव मेथड से जो है छात्रों की ज़्यादा भागीदारी होती है। प्रश्न नंबर 14, नैदानिक मूल्यांकन का पता लगाते हैं। निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन क्या है। निर्देशों के द्वारा प्रगति और असफलता सीखना से, अंत में निर्देशों की उपलब्धि की डिग्री से, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और निवारण के उपचार से। तो हम नैदानिक मूल्यांकन से ये पता लगाते हैं कि जो निर्देशन दिए हैं हमने के दौरान, और जो उन निर्देशन के दौरान यानी कि जो हमारी बातें बताई गई, जो आदेश दिए गए या जो सीखने के लिए, उनकी समस्या के कारण और उपचार क्या हुए। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षण द्वारा निर्देशात्मक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ग्लोरिफाई द क्लास के लिए, अट्रैक्ट ऑफ स्टूडेंट करने के लिए, क्लैरिफाई ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, इंश्योर डिसिप्लिन के लिए। तो जब हम टीचिंग करा रहे हैं, कोई मेथड है और उसमें अगर हम कुछ सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 16, शिक्षण का दृष्टिकोण जो शिक्षण को प्रभावित करता है। शिक्षक का दृष्टिकोण, जो शिक्षक को, जो एक टीचर का दृष्टिकोण और उसके कार्य यानी कि पढ़ाने के तरीकों को प्रभावित करता है, कौन सा है। अफेक्टिव डोनेम होता है, या संज्ञात्मक डोनेम होता है, कनेक्टिव डोनेम होता है, या साइको मोटर डोनेम। तो इसमें जो है अफेक्टिव डोनेम, जो उसको वो अफेक्ट डालता है टीचर अपने पढ़ाने से, वह जो है प्रभावशाली माना जाता है। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा मनुष्य में पहले से पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी कि इसमें बताया गया है शिक्षा मनुष्य में पहले से है, किसके द्वारा कहा गया है। M.K. गांधी। बी में है R.N. टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो। तो स्वामी विवेकानंद जो है, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से है। और वह एक कहने मतलब अमेरिका में गए थे और वहाँ पर भाषण दिया था धर्म के ऊपर। उस समय दुनिया मान गई थी कि भारत के अंदर इतने बड़े विद्वान बैठे हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। यानी जो अनुदेशनात्मक, जिससे ऐसा आदेश मिलता हो, अनुदेशात्मक हो। ओवरहेड प्रोजेक्ट, ओवरहेड से होता है, अनुदेशात्मक है, हमको सीखते हैं उसके द्वारा। ऑडियो कैसेट, बिल्कुल ऑडियो कैसेट भी है। मुद्रित सामग्री, बिल्कुल है। पारदर्शिता, ये कोई भी कहने मतलब क्या है, सामग्री नहीं है, एक पारदर्शिता है। ये बिल्कुल कहने मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी बायस ना हो, ये वो चीज़ है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये व्याख्यान विधि तर्क विकसित कर सकती है, बिल्कुल नहीं। व्याख्यान विधि एक तरह का लेक्चर है, इसमें तर्क विकसित नहीं हो सकता। व्याख्यान पद्धति से ज्ञान का विकास, हाँ ज्ञान हो सकता है। आपको कोई किसी के बारे में ज्ञान नहीं है और आपके पास लेक्चर दिया, आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। व्याख्यान विधि एक तरह से प्रक्रिया है, हाँ ये पढ़ाने की एक प्रक्रिया है। व्याख्यान पद्धति के दौरान छात्र निष्कृष होते हैं, ये भी बात है। व्याख्यान विधि होता है तो निष्कृष हो जाते हैं, तो इसमें पहला वाला सही ऑप्शन है। व्याख्यान विधि से तर्क विकसित नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 20, एक कुशल और जीवन उपयोगी सीखने के लिए सीखने वालों के पास होना चाहिए केवल सीखने की क्षमता, या कुल मिला के यहाँ कहा गया है जो छात्र हैं उनके पास क्या होना चाहिए। केवल प्रेरणा का उपेक्षा स्तर, केवल सीखने के अवसर,
देखो, जिसके पास केवल सीखने की क्षमता है, क्षमता तो बहुत लोगों के पास है, किसी के कह नहीं सकते कि इसमें कितनी क्षमता है, लेकिन जब उसको एप्टीट्यूड उसके अंदर जाग जाए तब वह क्षमता का प्रयोग करता है। वो कई लोगों में क्षमता है। दूसरा, केवल प्रेरणा या उपेक्षित स्तर। प्रेरणा है, मान लिया है तो उपेक्षित है, चीज़ें नहीं है, लेकिन प्रेरणा है, उसे मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा है। केवल सीखने के अवसर नहीं, वांछित स्तर की क्षमता और प्रेरणा। वांछ यानी मतलब वांछित स्तर होना चाहिए, सब तरह से उसमें होनी चाहिए, तब ये सही ऑप्शन होगा इसका। कक्षा संचार होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। वैसे ज़्यादातर जो अभी लेटेस्ट वो चल रहा है उसमें छात्र केंद्रित होना चाहिए, लेकिन छात्र केंद्रित भी तभी होगा आप पाठ्य पुस्तक को लेकर चल रहे तो। आप छात्र को कोई जो पाठ्य पुस्तक से अलग है, विषय से अलग चीज़ें कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो इसमें जो अगर ऑप्शन आता है तो पाठ्य पुस्तक, अगर पाठ्य पुस्तक नहीं होता, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, दोनों केंद्रित, सामान्य केंद्रित, तो ये इसमें तब नहीं आएगा। लेकिन पाठ्य पुस्तक दिया है तो पाठ्य पुस्तक होगा। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, जानकारी प्रदान करें, छात्र को किताबें पढ़ने के लिए कहें। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बता रहे हैं, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव दें, एक चर्चा आरंभ करें, उसमें भाग लें। तो ये है, पहले कोई चर्चा करें और फिर उसमें भाग लें। प्रश्न नंबर 23, कक्षा में सहभागिता से उत्पन्न होना चाहिए ये तर्क, बी जानकारी, विचार, विवाद। तो कक्षा में सहभागिता से उत्पन्न क्या होना चाहिए, विचार उत्पन्न होना चाहिए, विचार आना चाहिए। तर्क तो बहुत आगे की बात हो जाती है, जब आप हायर एजुकेशन में रिसर्च करते हैं वह तार्किक बात होती है, लेकिन कक्षा में विचार उत्पन्न होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24, स्पेयर द रोड एंड स्पोल द चिल्ड्रन। कहने मतलब ये है, अगर छात्र अच्छा काम करा तो उसको पुरस्कार करें, अगर गलत करा तो दंडित करें। संदेह देता है, कक्षा में सजा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है, अवांछनीय व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। ये बोलता है, जो बोला गया है कि अगर कोई अनुशासनहीनता करता तो उसके लिए दंडित भी किया जाना चाहिए, बच्चों को डंडों से पीटा जाना। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 25, शिक्षक का कक्षा संचार किस प्रकार के रूप में जाना जाता है, पारस्परिक, जनसंचार, समूह संचार, आमने सामने संचार। तो पारस्परिक संचार क्या किस में होता है, फ्रेंडशिप में होता है, अपने रिलेशन में होता है। जनसंचार जब दो या दो से व्यक्ति ज़्यादा बातें करते हैं जिस, और समूह संचार मास कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो कक्षा संचार है वो आमने सामने का संचार होता है। सॉरी, इसमें समूह संचार यानी कि वहाँ एक छात्र पूरी क्लास से समूह संचार हो जाता है। प्रश्न नंबर 26, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना। ये कोई उच्च शिक्षा में नहीं है। अभी ये हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि माध्यम प्राथमिक लेवल पर बच्चों को फेल नहीं करना। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, बिल्कुल निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना ये उच्च शिक्षा का है। नई जानकारी देना, छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछ, तो इसमें निर्णय ऐसा बनाना है छात्रों को जो अपने निर्णय लेने में वह सक्षम हो। प्रश्न नंबर 27, बच्चों के बाल दर्पण मासिक पत्र का संपादन कहाँ हुआ था। ये बहुत पहली बात है, झांसी में, इलाहाबाद में, वाराणसी, लखनऊ। तो ये इलाहाबाद से हुआ करता था। प्रश्न नंबर 28, प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास, सीधी सी क्वेश्चन घुमाया थोड़ा सा, पूछा गया छात्र के पास क्या होना चाहिए, केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरणा का उपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, योग्यता और वास्तविक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदली करके रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 29, अध्यापक की सर्वोत्तम प्रणाली है, अध्यापन की यानी कि शिक्षण टीचिंग की जानकारी प्रदान करना,
छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा आरंभ करना और पहल करना, उसे भाग लेना। ये इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन मूल्यांकन का संकेत देता है? मूल्यांकन का बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राम को 200 में से 45 अंक मिले, ये भी मूल्यांकन है। राम को अंग्रेजी में 38% अंक मिली, ये भी मूल्यांकन है। श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी हुई, ये भी मूल्यांकन है। उपरोक्त सभी मूल्यांकन के कारण है। प्रश्न नंबर 31, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए है? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी ज्ञान किसके लिए सबसे अधिक है? ये शिक्षकों के लिए, शिक्षक आयोजकों के लिए, शिक्षा प्रशंसकों के लिए, अभिभावकों के लिए। मनोविज्ञान का ज्ञान सबसे ज़्यादा टीचर को होना चाहिए। वह बच्चों को पहचाने, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो किस कारण है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा किस कारण है, बच्चा काम नहीं कर रहा है किस कारण है, बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा उसका क्या कारण है। जब मनोवैज्ञानिक जानकारी होगी तभी कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 32 है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? ए मैकडूगल ने, दूसरे में दिया इनमें से कोई नहीं, सी में दिया डिल गार्डन ने और मैक सेलो ने। तो पहले वाले मैकडूगल द्वारा दिया गया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 33, आत्म केंद्रित छात्र को किस वर्ग में रखा गया है? जो आत्म केंद्रित है यानी अपने ही बारे में सेल्फ सोचता है। अंतमुखी हो सकता है, वो उभयमुखी हो सकता है, बहिमुखी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। 3 तरह के छात्रों को रखा गया है। अंतमुखी जो अपने अपने बारे में सोचता हो, अपने के। अभयमुखी जो दूसरों के बारे में सोचता हो। बहुमुखी जो सभी के बारे में सोचता हो। तो यह जो है अंतमुखी होता है, जो आत्म केंद्रित होता है। प्रश्न नंबर 34 में यहाँ पर क्या दिए, नीचे मूल्यांकन प्रणालियों के संबंध दिए गए हैं। उन लोगों को पहचाने जो उनमें सही ढंग से समझते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण जिसको बोलते हैं रेफरेंस टेस्ट, CRT, सामान्य संदर्भ परीक्षण एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत औपचारिक परीक्षण दिए गए हैं। नॉर्मल रेफरेंस टेस्टिंग NRT, मानदंड रेफरेंस टेस्टिंग CRT, दोनों एक प्रकार के टेस्ट आइटम का उपयोग करते हैं। तो इसमें से आपको बताने हैं कौन कौन। महारत परीक्षण सामान्य संदर्भ परीक्षण का उदाहरण है। तो आपको इसमें से ढूंढना कौन कौन से सही हैं। तो मैं आपको बता दूं, मानदंड संदर्भ परीक्षण है जिसको CRT बोलते हैं, सीखने के कार्यों के लिए सीमांकित डोमेन पर केंद्रित है, यानी सीमांकित डोमेन पर CRT। NRT के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समूह की आवश्यकता होती है, जिसमें मान लिया नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग बोलते हैं, सामान्य संदर्भ में के लिए स्पष्ट रूप से। एक पाठ्यक्रम के अंत में औपचारिक परीक्षण दिए गए हैं। एक पाठ्यक्रम के औपचारिक परीक्षण दिए गए हैं, ये ऐसा पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब्जेक्ट में ही दे दिए जाते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग NRT और मानदंड रेफरेंस टेस्टिंग दोनों एक ही प्रकार के टेस्ट आइटम का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों में एक प्रकार के होते हैं। शिक्षण लेन देन के दौरान योग्यात्मक परीक्षण का नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। शिक्षण लेन देन यानी जब शिक्षण चल रहा होता है उसमें योगात्मक नहीं लिया जाता, उसमें रचनात्मक लिया जाता है, फॉर्मेटिंग। तो ये भी नहीं होगा। महारत परीक्षण सामान्य संदर्भ परीक्षण के उदाहरण है। महारत परीक्षण सामान्य के नहीं है, ये स्पेशल जो होते हैं बच्चे उनके लिए होता है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही हैं और उसके अलावा सभी गलत हैं। निम्न में से मौखिक मार्गदर्शन के लिए सबसे कम प्रभावी है, यानी कि आप किसी को वर्बली आदेश दे रहे हैं, सबसे कम प्रभावी क्या? एप्टीट्यूड्स, कौशल, दृष्टिकोण, संबंध। तो देखो, जब आप मौखिक मार्गदर्शन के लिए सबसे कम प्रभावी क्या है? कौशल क्या है? मौखिक नहीं है, कौशल एक कला है, आर्ट है।
तो एप्टीट्यूड, दृष्टिकोण, ये सब संबंध सब है, लेकिन इसमें बी नहीं है। बी का मतलब है आप किसी को करके सिखाने से, मौखिक इसमें नहीं होता। प्रश्न नंबर 36, कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए बहुत उत्सुक प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसे बच्चे हैं उपहार के कारण, अमीर परिवार से आते हैं। ऐसा उमेश वाला नहीं होगा, कृत्रिम व्यवहार दिखाता, मतलब अपना उपहार के कारण। इसमें उपहार मतलब एक तरह का रिवार्ड के कारण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है, कक्षा में अनुशासन पैदा करते हैं। प्रश्न नंबर 37, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विषय वस्तु की ध्वनि ज्ञान, अच्छा संचार कौशल, छात्रों के कल्याण के लिए चिंता, प्रभावी नेतृत्व गुण। तो इसमें जो है विषय वस्तु की ध्वनि ज्ञान, यानी विषय जो है उसका, उस पर ज्ञान। सबसे ज़्यादा छात्र का अगर अच्छे से पढ़ाया, जब तक विषय पे ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं पढ़ा सकते। प्रश्न नंबर 38, शिक्षक छात्र संबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? बहुत अनौपचारिक और अंतरंग, केवल कक्षा तक सीमित, सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक, उदासीन। तो शिक्षक यानी टीचर का छात्र संबंध के संबंध में कौन सा उपयुक्त है? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए और सम्मानजनक संबंध होना चाहिए। प्रश्न नंबर, इसमें पहला वाला जो दिया बहुत अनौपचारिक, यानी कि शिक्षक शिक्षक रहे और अंतरंग, बिल्कुल उसके साथ मिलजुल ना जाए, एक अंतर होना चाहिए। केवल कक्षा तक सीमित, ऐसा भी नहीं हो कि आप कक्षा में आए तभी बात करेंगे, उसके बाहर नहीं। उदासीन भी रहे हमेशा, बिल्कुल कट के रहे बच्चों से, ये भी नहीं। तो इसमें सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक संबंध होना चाहिए। प्रश्न नंबर 39, यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है? यानी किस प्रकार माता पिता को क्या किया जाए? प्रोत्साहित कैसे करके? अपने बच्चों के काम की निगरानी करते हैं। बस सबसे नंबर 1 पे यही आएगा। अगर ऐसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो काम दिया जा रहा है कि बच्चे वो काम पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करके इससे भी नहीं हो सकता, बच्चों के बारे में संबंध करके शिक्षक के साथ अक्सर बातचीत करके। तो ए वाला सही है। एक प्रभावशाली कक्षा स्थिति में होने की संभावना है। जब बहुत अच्छी कक्षा, इफेक्टिव कक्षा चली, तो उसमें क्या होगा? हंसी के सामयिक आवाज आएगी, पूरी चुप्पी मिलेगी आपको उस क्लास में, या लगातार शिक्षण छात्र संवाद मिलेगा, छात्रों के बीच जोर से चर्चा। तो जब प्रभावशाली कक्षा समझिए जब छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद, कम्युनिकेशन हो रहा हो। प्रश्न नंबर 41, यदि कोई अभिभावक परीक्षा में आपके बच्चे के लिए फेवर करने के लिए आता है कि मेरे बच्चे को देख लेना, पास कर दें, तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी मदद करने की कोशिश करें? नहीं। अभिभावक को उन शब्दों में बात नहीं करने के लिए कहें। अभिभावक से कहें आप इस बारे में मेरे से नहीं कहना, ये भी गलत हो जाता है। विनम्रता और दृढ़ता से मना कर दें, विनम्रता भी रखें और दृढ़ता से मना कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसे दूर जाने के लिए अशिष्टता में पूछें। तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 42, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं उनको करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए, प्रश्न पूछकर जारी रखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, व्याख्यान के दौरान परेशान न करने की सलाह देनी चाहिए। जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो उनको प्रश्न तो बताना ही चाहिए, साथ में स्वतंत्र रूप से उनसे बोलो आप इसका जवाब ढूंढो, मैं उसके बाद बताऊंगा, अगर नहीं मिलता तो। इस प्रकार के आप पता ढूंढो, तो तब इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 43, शिक्षण के माध्यम से छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? कैसे? चर्चा विधि में। ये देखो, जो विधियां हैं प्रेजेंट में क्वेश्चन में, उसी पे जाना है। अलग अलग विधि, अलग अलग, अगर आप ऐसी विधि के बारे में सोचने लगे जो इसमें नहीं है तो उस पर नहीं जाना। इनमें जो दी है उसी में आपको ढूंढना है। चर्चा विधि, व्याख्यान विधि। देखो, चर्चा विधि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों आपस में मिलते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र निष्कर्षी हो जाता है। ऑडियो विजुअल एड्स, ये तो एक सहायक उपकरण हो गए। पाठ्यपुस्तक विधि, ये भी। तो इसमें सबसे जो इन विधियों में दी है, चर्चा विधि है। प्रश्न नंबर 44, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, यानी कि जो हमारा मूल्यांकन शुरू हुआ उसके जन्मदाता कौन है? रोस, विलियम,
हिली, वाटसन, अल्फ्रेड विने। तो अल्फ्रेड विने जो थे, उन्होंने बुद्धि परीक्षण यानी कि किसका ज्ञान कितना है इसकी जांचने की कार्यवाही शुरू की। बुद्धि ज्ञान का सबसे पुराना सिद्धांत, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? कारक सिद्धांत, कारक कारण सिद्धांत, दृष्टिकारण सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले कारक सिद्धांत आया, उसके बाद कारक कारण सिद्धांत। तो इसमें ए सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 46, सृजनात्मक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 के, 2 के, 1 के। तो 3 प्रकार के सृजनात्मक परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 47, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले बच्चे में क्या क्रोध आता है, फिर क्या होता है उसमें भय होता है, भय, क्रोध, प्रेम, फिर उसके बाद प्रेम। तो ये किसके ने बोला है? रास, विलियम हिली या वाटसन? तो ये वाटसन ने बोला है। वाटसन, वाटर का तरह याद कर ले, वाटसन द्वारा बताया गया है। प्रश्न नंबर 48, मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक बोलने के लिए और बहस करने के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो किस प्रकार के छात्र को आप चुनेंगे? भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले छात्र को, सूत्रीकरण को, कहने मतलब बीज विकसित करना चाहते हैं, तो वह किसको नहीं चुनेंगे? निम्नलिखित में से कौन से छात्र के बीज विकसित करना सबसे मुश्किल है, यानी कि नहीं, जो मुश्किल है या नहीं करना चाहिए किसको? भावनाओं पर नियंत्रण के, सूत्रीकरण, उपयुक्त भाषा का प्रयोग चयन करने वाले को, या वॉइस मॉड्यूलेशन को। तो दोस्तों जो मुश्किल किसके लिए? जो भावनाओं पर नियंत्रण। आप क्या बहस के लिए चुन रहे हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता तो बहस क्या कर पाएगा? तो इसमें ए ऑप्शन होगा। अरे प्रश्न नंबर 48 के बाद 49 आना चाहिए, 7 हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम का सबसे अच्छा लाभ है? यानी कि जो भी नया सिस्टम चला, शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, कक्षा उपस्थिति में सुधार करना है, समय पर पाठ्यक्रम करने के शिक्षण की मदद करना है, छात्रों में परीक्षण की चिंता को कम करना है। शिक्षण केंद्र से छात्र केंद्रित जो क्रेडिट आधारित सिस्टम है उसमें क्या गया है, जो टीचिंग होगा वह शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित पर विशेष ध्यान देगा। प्रश्न नंबर 49, नीचे दी गई सूची दी गई है, शिक्षण व्यवहारों की पहचान कीजिए जो प्रभावशाली रूप से योगदान के लिए देखा जाता है। पाठ स्पष्टता, गणना, शिक्षक कार्य विन्यास, छात्रों की सफल दर और निर्देशात्मक विधि, छात्र विचार प्रयोग करना। तो आपको दिए गए कोड में से उपयुक्त उत्तर का चुनना है। तो इसमें 1, 3, 4, 5 दूसरा नहीं है, आप इसको देख लीजिए। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल है? ब्लैक बोर्ड लेखन, प्रश्न करना, व्याख्यान करना, मैंने आपको पहले भी आया था। कोई भी शिक्षण संबंधी काम है, चाहे क्लास अरेंजमेंट करना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, लिखना हो, बोलना हो, बोर्ड का यूज करना हो, यानी कि मेन 4 है। बोलने का शिक्षण होना चाहिए, लिखने का होना चाहिए और आपको पढ़ने का। लेकिन इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं। लिखने के में बहुत सारे, आपको प्रोजेक्ट बनाने का, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का, दूसरे तरह का, तो सब कौशल होने चाहिए। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? शिक्षक सीख सकते हैं। शिक्षक सीखने की इच्छा रखने में एक छात्र की मदद कर सकते हैं। विकासशील सोच के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षक पैदा होते हैं तो शिक्षक सीखने की इच्छा रखने वाले छात्र की मदद कर सकते हैं। सबसे उपयुक्त इसमें ये है टीचिंग के हिसाब से। प्रश्न नंबर 52, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम नंबर देंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। सही ऑप्शन है। बुद्धि का द्वारिक कारण सिद्धांत किसने दिया? ए रास ने, बी विलियम हिली ने, स्पीयरमैन ने, तो स्पीयरमैन ने दिया है, अल्फ्रेड विने ने,
मैंने आपको ऊपर बताया था। प्रश्न नंबर 54, स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? आत्मचिंतन से, समझदारी से, मेमोरी से, चिंतन से। तो स्पेयरमैन जो है उन्होंने बताया चिंतन से बुद्धि का संबंध है। जितनी चिंतन की जाएगी इतना। बालकों को भाषाई विकास का क्रम क्या है? रोना, रुदन, कदन, बेवलाना, हाव भाव। तो इसमें जो है जो लगातार है, सबसे पहले बच्चा पैदा होता है रोता है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो क्या करता है? रदन कर्दन करता है, यानी कि अपनी एक्टिविटी को बताता है, फिर बबलाता है, फिर हाव भाव वो होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।